हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपका यूट्यूब चैनल आईसीएसई स्पेशल में स्वागत है। देखिए, अभी हम लोग आईसीएसई का जो क्लास 9th है केमिस्ट्री चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस चैनल पर आईसीएसई बोर्ड का जो अभी टर्म 1 चल रहा है स्कूलों में उसका चैप्टर डिस्कशन होगा लाइन बाय लाइन। आप इस चैप्टर में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जितना भी आपका टर्म 2 का भी एग्जाम होने वाला है उसका सारा चैप्टर वन शॉट में मिलेगा आपको, ठीक है। आपका रिवीजन जो होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा इस चैप्टर में। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आप चैनल में सिर्फ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस का कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ उतना ही पे मेनली बात करेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। आपको किसी भी तरह का एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे, इसको रिकॉल करके जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले सिंबल पढ़ना है, ठीक है। सिंबल में उसका डेफिनेशन, सिंबल ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी पढ़ना है, वैलेंसी का डेफिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राई और टेट्रावैलेंट के बारे में पढ़ना है। फिर रेडिकल्स है आपका, कंपाउंड्स है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है, और बैलेंसिंग इक्वेशन हीट एंड ट्रायल मेथड से चाहिए, और आपका रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आइदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम और 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, उसका डेफिनेशन और उसका कैलकुलेशन, साथ साथ में परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप यदि आप बुक में देखेंगे अपना, आप अपने बुक के हिसाब से देखिएगा, जो आपका बुक चल रहा है आईसीएसई बोर्ड में उसके अकॉर्डिंग बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले एलिमेंट का डेफिनेशन दिया गया है, ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स सिंपल और प्योर फॉर्म होता है मैटर, सिंपल और प्योर फॉर्म होता है मैटर का। ध्यान दीजिएगा, सिंपल और प्योर फॉर्म होता है मैटर का जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता और सिंपलर सब्सटेंस में। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ये प्योर सब्सटेंस है जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। अभी हम लोग का टोटल 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है, जिसमें से अधिकतर जो एटम्स है हम लोगों के, मतलब अधिकतर जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन और हीलियम। ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम मेक अप द मेजोरिटी ऑफ नॉन मास ऑफ द यूनिवर्स, विथ ऑल अदर एलिमेंट मेकिंग अप ओनली 1% ऑफ द मास। सोचिए, यूनिवर्स में जो हाइड्रोजन और हीलियम है उसका जो परसेंटेज है वो 99% है। अब एटम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एटम जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है कौन? एटम करता है, ठीक है। अब कोई भी जो एलिमेंट है उसका जो मॉलिक्यूल्स है जिस तरह से बनेगा उसमें कितना एटम्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी। जैसे H2 है, क्या है? H2 है, समझिए। पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझिए, H2 है मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम्स है तो ये डायटोमिक होगा। Cl2 है, ये भी डायटोमिक होगा। O3 है, ये ट्राई एटोमिक हो जाएगा। P4 है तो ये टेट्रा एटोमिक हो जाएगा। जैसे हीलियम है सिर्फ, नियोन है सिर्फ, ये सब क्या होगा? मोनो एटोमिक होगा, ठीक है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉली एटॉमिक बोल सकते हैं। तो याद रखना है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक। देखिए डायटोमिक कौन कौन हो गया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ट्राइएटॉमिक हो गया ओजोन, फॉस्फोरस। P4 हो गया टेट्राएटॉमिक, S8 सल्फर, ऑक्टा एटॉमिक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज द कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। कंपाउंड को हम लोग फिजिकल मेथड से तोड़ नहीं सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है लेकिन इसमें जिस मिला हुआ होता है जिस एलिमेंट से उसमें उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है, ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मिक्सचर का। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स उसे बोलते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हेट्रोजीनियस उसको बोलते हैं जो नॉन यूनिफॉर्मली होता है। जैसे पानी में डाल देंगे हम सॉल्ट, ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन यही पानी में डाल देंगे हम मिट्टी, जिस मडी वाटर बनेगा, जो हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है। मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस होता है और इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। सिंपल फिजिकल मेथड से इसको अलग किया जा सकता है, कंपाउंड को नहीं किया जा सकता था। अब देखिए यहाँ पर जो आता है डाल्टन्स का जो सिंबल था, हाइड्रोजन का, फिर कार्बन का, तो ये सिंबल जो है वो याद करना ज़्यादा टफ था। तो बाद में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जे बर्जीलियस, वो बोले कि जो नाम होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसका सिंबल रखेंगे। जैसे ऑक्सीजन के लिए O रख दिया गया, हाइड्रोजन के लिए H रख दिया गया, कार्बन के लिए C रख दिया गया। बाद में IUPAC जो है ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री में जो बदलाव लाता है वो करता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि नामकरण हम लोग लिखेंगे सब एलिमेंट का। अब यहीं से आता है सिंबल का डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंबल का। देखिए कुछ एलिमेंट का नाम, जैसे गोल्ड है तो डाउट आएगा इसको G से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, A से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नाम है ओरम। तो यहाँ पर कुछ टेबल बनाया हुआ है जिसका जो लैटिन नाम है उसके अकॉर्डिंग रखा गया। जैसे आपको याद रखना है, गोल्ड का AU हो गया, सिल्वर का हो गया AG, मरकरी का हो गया HG, कॉपर का हो गया CU, लेड का हो गया PB, आयरन का हो गया Fe, सोडियम का हो गया Na, पोटेशियम का हो गया K, टीन का हो गया Sn, एंटीमनी का हो गया Sb और टंगस्टन का हो गया W। ठीक है, ये लैटिन नाम के आधार पर है। अब सिंबल क्या है, डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए यही था हम लोग का सिलेबस में, सिंबल का डेफिनेशन सबसे पहले। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो symbol is the short form that stands for the atom of a specific element or the abbreviation used for the name of an element। symbol short form होता है किसी भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे सल्फर को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहला लेटर हम लोग हमेशा कैपिटल में लिखते हैं यदि दो लेटर लिखना हो। जैसे कि सेम एलिमेंट हो गया, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, तो दोनों जगह H नहीं लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन में H लिख दिए, अब हीलियम में H नहीं लिख सकते हैं क्योंकि H से कन्फ्यूजन होगा। तो हीलियम के लिए हम क्या लिखते हैं HE। तो पहला लेटर क्या लिखते हैं हम लोग कैपिटल, और दूसरा लेटर क्या लिखते हैं स्मॉल लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिखने का काम करते हैं। ध्यान ये रखना है, जैसे देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बारीकी वाला बात है। जैसे क्लोरीन है, कार्बन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए जैसे एग्जाम से, कार्बन, कोबाल्ट, कैल्शियम, कैडमियम, क्रोमियम, क्लोरीन, सब अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन सबका लेटर पहला क्या है C है। पहला क्या है C है। तो देखिए कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, C यूज किया जाता है। कोबाल्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, C कैपिटल में और O स्मॉल में, कोबाल्ट। अब कोई बोलेगा सर हम यदि C कैपिटल में और O भी कैपिटल में लिख दिए तो क्या होगा, ये कोबाल्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सर अच्छा सर ये समझ में आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो अब कैल्शियम का क्या बोलेंगे सर, तो कैल्शियम का जब हम लोग लिखेंगे तो Ca होगा। कैडमियम का क्या होता है Cd, कैडमियम का क्या होता है Cd। क्रोमियम का सेम इसी तरह यदि हम लिखते हैं तो क्रोमियम का होता है Cr, क्लोरीन का होता है Cl, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका नामकरण रखते हैं। टंगस्टन जो है, टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जर्मन नेम है उल्फ्रेम, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है। दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, पहला लेटर हम लोग को लिखना है कैपिटल, फिर लिखना है, ठीक है। तो CO कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है, CO किसको रिप्रेजेंट करता है, कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो CO कैपिटल यदि लिख देंगे तो किसको रिप्रेजेंट करता है हम लोग को, तो वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब सिंबल हो गया। अब सिंबल का क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहला एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट का एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, और एलिमेंट का एक एटम का जो मास होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले सिंबल देख सकते हैं, तो आपको 20 तक सिंबल याद होना चाहिए। सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम,
कैल्शियम। अब इस तरह का सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, आपको इसका सिंबल के बारे में भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का सिंबल तो हो गया, वैलेंसी के बारे में बात कर लेंगे, आगे वैलेंसी का जरूरत पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होगा, हीलियम का 0 होगा, लिथियम का 1 होगा, ध्यान रखना है, बेरिलियम का 2 होगा, बोरोन का 3 होगा, कार्बन का 4 होगा। फिर नाइट्रोजन का क्या लिख रहे हैं हम लोग, वैलेंसी लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा वैलेंसी। फिर घटते जाएगा, पहले 1 2 3 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर नियोन, जो नोबल गैस है उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ेगा, सोडियम का 1 होगा, मैग्नीशियम का 2 होगा, एल्युमिनियम का 3 होगा, सिलिकॉन का 4 होगा, फिर फास्फोरस का 3 हो जाएगा, सल्फर का 2 हो जाएगा, क्लोरीन का 1 हो जाएगा, फिर आर्गन आएगा तो उसका 0 हो जाएगा, फिर पोटेशियम का 1 हो जाएगा, कैल्शियम का 2 हो जाएगा। इस तरह से वैलेंसी आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। वैलेंसी में बहुत बड़ा रोल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना, बेसिकली पहले 1 0, फिर 1 2 3 4, फिर घटेगा 3 2 1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, इस तरह से वैलेंसी का यहाँ काम होगा, ठीक है। वैलेंसी क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी का क्या है डेफिनेशन, सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, सिंपली याद रखना है। वैलेंसी का मतलब क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी का मतलब है हम लोग के पास कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कितना से कंबाइन होने का टेंडेंसी है, सोचिए मेरा पास हम 2 से यदि कंबाइन हो सकते हैं तो मेरा वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। 1 से कंबाइन हो सकते हैं तो मेरा वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में H और Cl, H भी 1 से कंबाइन है, Cl भी 1 से कंबाइन है, तो दोनों का वैलेंसी कितना होगा, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन को ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन जो है 2 H से कंबाइन है, इसका मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। लेकिन हाइड्रोजन का कोई पूछेगा तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होगा। यहाँ नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, 3, लेकिन हाइड्रोजन का कितना है, 1, ठीक है। सेम इसी तरह कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, ठीक है। वैलेंसी के बारे में बात कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वैलेंसी जो होगा उसके कारण क्या बनेगा, रेडिकल्स बनेगा। क्या बनेगा, रेडिकल्स बनेगा। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और ए रेडिकल्स इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट विल कंबाइन विथ और डिस्प्लेस वन एटम दैट एलिमेंट और रेडिकल्स। मतलब बेसिकली डेफिनेशन के तौर पर हाइड्रोजन एटम का यूज इसलिए कर दिया क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, तो जितना को वो रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है, जितना से कंबाइन हो पाएगा वो उसका वैलेंसी हो जाएगा। सिंपली समझिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, वो वैलेंसी उसका बता देगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से डेफिनेशन आता है हम लोग के पास आयंस का। किसका डेफिनेशन आता है हम लोग के पास, आयंस का, ठीक है। अब ध्यान रखना आयंस क्या होता है। आयंस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आयंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलेंगे, कैटायन। जो पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैटायन। जो नेगेटिव होगा उसको क्या बोलेंगे, एनायन, ठीक है। कैटायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया। एनायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब लॉस और गेन कितना करेगा, कैसे पता चलेगा, तो वो हम लोग को पता चलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। किससे पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उससे हम लोग को पता चलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझिए ऑक्सीजन 6 नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 6 होगा। कितना होगा, 2 और 6, तो 6 है। अब इसको किसके जैसा बनना है, नियोन के जैसा बनना है। तो नियोन क्या 2 और 8 होता है इलेक्ट्रॉन, एक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको और 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। हर एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके पास। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स जब होगा तो उसको ऑक्टेट रूल बोलेंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको डुप्लेट रूल बोलेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। अब यहाँ समझिए सोडियम 2 8 1, ठीक है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 और 8 हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस हो गया। ये मोनोवैलेंट है, क्या है, मोनोवैलेंट है। सेम इसी तरह अब यहाँ पे यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम 2 8 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 प्लस हो गया, तो डाइवैलेंट हो गया। एल्युमिनियम 2 8 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Al3 प्लस बन गया, ट्राइवैलेंट है, क्या है,
ट्राइवेलेंट। अभी सब पे कैसा चार्ज आया है, प्लस चार्ज आया है, मतलब सब क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। सेम इसी तरह एनायंस भी आएगा। सेम इसी तरह क्या होगा, एनायंस। जैसे क्लोरीन है 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन गया, Cl- बन गया, मोनोवैलेंट है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन गया, O2-, डाइवैलेंट बन गया। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया तो N3- बन गया, ट्राइवैलेंट हो गया। तो याद रखना है वैलेंसी बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 होगा। लेकिन जैसे 5 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। कोई पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। 6 है तो 2 हो जाएगा, 7 है तो 1 हो जाएगा, 8 है तो 0 होगा। अब कुछ एलिमेंट ऐसा है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। कुछ एलिमेंट हम लोगों के पास ऐसा है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो सर कौन कौन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, क्या आप बता सकते हैं? तो हाँ, हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे आयरन है तो एक 2 में होता है और एक 3 में होता है। ध्यान रखिएगा जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो अस होता है और जो ज़्यादा में होता है वो इक होता है। तो देखिए 2 में है तो फेरस है, 3 है तो फेरिक है, 3 है तो क्या है, फेरिक है। ध्यान रखना है 3 है तो फेरिक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉपर, ठीक है। तो कॉपर के केस में यदि हम लोग बात करेंगे तो कॉपर में कितना है, +1 है और +2 है। तो +1 है तो क्यूपरस बोलते हैं, +2 है तो क्यूपरिक बोलते हैं, ठीक है। मरकरी +1 है तो मर्क्यूरस बोलते हैं और +2 है तो मर्क्यूरिक बोलते हैं। सेम इसी तरह लेड +2 में है तो प्लम्बस बोलेंगे, +4 में है तो प्लम्बिक बोलेंगे। इसको हम लोग प्लम्बस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेड 2 ऑक्साइड। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पे फॉर्मूला जो लिख रहे हैं उसको कैसे लिखेंगे उसको समझाते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखना है, पहले लिखना है लेड, तो लेड का लिख लिए। ऑक्सीजन लिखना है। अब लेड का कौन सा बोल रहा है, प्लम्बस बोला। प्लम्बस बोला मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2, हमको पता चल गया। ऑक्साइड का भी वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो हम लोग का आएगा Pb2O2, 2 और 2 कट जाएगा, क्या हुआ, PbO हो गया। सेम इसी तरह लेड यदि हम 4 वाला ले लिए और ऑक्सीजन वाला 2 लिए तो क्रिस क्रॉस करेंगे यहाँ पर भी तो Pb2O4 आएगा। यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे तब काटेंगे हम लोग इसको जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। स्टेनस +2 में रहेगा तो स्टेनस होगा, 4 हो जाएगा तो स्टेनिक हो जाएगा। नाइट्रोजन 3 रहेगा तो अमोनिया, 5 रहेगा तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। फास्फोरस 3 रहेगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, 5 रहेगा तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सल्फर उसी तरह 2 में भी रहता है, 4 में भी रहता है, 6 में भी रहता है। H2S, SO2, SO3 अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये सब हुआ वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में हुआ, वेरिएबल वैलेंसी के बारे में हुआ। अब आता है फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसे हम लोग केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं, जिससे किसी मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वाटर है तो वाटर को रिप्रेजेंट करने का क्या है, H2O, ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका, या फिर केमिकल फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2। तो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ही ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑल्सो नोन एज केमिकल फार्मूला इम्प्लॉइज सिंबल टू डिनोट द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात समझने वाला है। देखिए समझने वाला क्या क्या बात है, सबसे पहले यहाँ पे क्या समझना है, देखिए Na2CO3 डिनोट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3, देखिए किसी को फॉर्मूला समझना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, Na और CO3। Na का +1 चार्ज होता है, CO3 पे 2- होता है, तो मतलब इसका वैलेंसी हो गया 1 और इसका वैलेंसी हो गया 2, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस यदि हम लोग करेंगे तो सोडियम का हो गया 2 और कार्बोनेट जो CO3 हो 1 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो Na2CO3। अब यदि यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि यदि हम लोगों के पास
Na2CO3 का एक मॉलिक्यूल्स है तो उसमें सोडियम कितना है 2, कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 3। तो देखिए 2 एटम ऑफ सोडियम है, 1 एटम ऑफ कार्बन है और 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। सेम इसी तरह H2O के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए H2O के पहले 2 लगा दिया, मतलब वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स है। कितना मॉलिक्यूल्स है 2 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स वाटर का यदि हम देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है। 2 मॉलिक्यूल्स होगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आता है हम लोग के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या सिग्निफिकेंस है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या पता चल रहा है, सबसे पहला मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल रहा है हम लोग को। क्या पता चल रहा है, बोथ द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड में कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स है ये प्रेजेंट है हम लोगों को पता चल जाता है। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जैसे CO2 है तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो कार्बन का हमको पता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ऑक्सीजन है कितना 2 ठो, तो 2 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 12 हो जाएगा 44। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 44। अब रेडिकल्स की बात करते हैं। तो रेडिकल्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि उसके पास क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है या फिर एटम्स होगा जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो रेडिकल इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट विथ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब रेडिकल 2 तरह का होगा, एक को हम लोग बोलेंगे बेसिक रेडिकल और एक को हम लोग बोलेंगे एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल्स किसको बोलेंगे ध्यान रखना है, जो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज वाला होगा उसको बोलेंगे बेसिक रेडिकल्स और जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा उसको बोल दीजिएगा आप एसिडिक रेडिकल्स। अब ऐसा क्यों होता है, बेसिक रेडिकल्स उसको क्यों बोलते हैं और इसको एसिडिक रेडिकल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बेस से आता है और ये एसिड से आता है। ध्यान रखना है सिंपली, ठीक है, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए वैलेंसी यहाँ पे, अब ये सब जितना भी प्लस में लिखा हुआ है इसका मतलब ये सब क्या है बेसिक रेडिकल्स है। सब कैसा रेडिकल्स है बेसिक रेडिकल्स है। ये सब जितना भी नेगेटिव में लिखा हुआ है सब कैसा रेडिकल्स है एसिडिक रेडिकल्स है। ऐसा रेडिकल्स है एसिडिक रेडिकल्स है। बेसिक रेडिकल्स में ध्यान देना है, सबसे पहला क्या है अमोनियम NH4+, गोल्ड Au+, अर्जेंटस Ag+। देखिए अस लगा हुआ है, कम में है तो, अधिक में होगा तो इक होगा। क्यूप्रस Cu+, हाइड्रोजन H+, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम Hg, ये सब पे +1 चार्ज है तो ये सबको मोनोवैलेंट बोलते हैं हम लोग। देखिए ये याद रहेगा तो क्या होगा, इससे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं आसानी से। अगला डाइवैलेंट सिल्वर, अर्जेंटिक, देखिए इक आ गया, इक 2+, +1 वाला में क्या था अस था। बेरियम, कैल्शियम, क्यूप्रिक, क्यूप्रस था उसमें क्या था क्यूप्रस, फेरस Fe2+ वाला में, +3 वाला में आ जाएगा फेरिक, ये +3 वाला में आ जाएगा फेरिक। मैग्नीशियम, मैग्नीज, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक आया, देखिए यहाँ पे मर्क्यूरस था यहाँ पे +1 में। ठीक है, सेम इसी तरह टेट्रावैलेंट में लेड होगा, प्लेटिनम होगा और स्टेनिक होगा, ये याद रखना है यहाँ पर। सेम इसी तरह एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल में कौन होगा माइनस वाला लेंगे, जैसे एसीटेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट, ये सब ध्यान में रखना है। अंतर जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ पे समझना है, जैसे NO3- बहुत बारीक डिफरेंस है, NO3- है तो नाइट्रेट है, NO2- है तो नाइट्राइट है। ठीक है, हाइपोक्लोराइट है तो ClO-, ये सब पे ध्यान देना। कार्बोनेट है तो CO3-। ठीक है, सेम उसी तरह SO4- है तो सल्फेट, SO3- है तो सल्फाइड और H2- है तो सल्फाइड, बहुत बारीक डिफरेंस है। सेम इसी तरह ट्राइवैलेंट है और टेट्रावैलेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा एक बार, इसको यदि हम लोग ध्यान से रखें तो ऊपर वाला है बेसिक रेडिकल्स और नीचे वाला एसिडिक रेडिकल्स। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा वैलेंसी क्या होता है, सिंबल क्या होता है और रेडिकल्स क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फॉर्मूला किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक यदि आपको
कोई भी डाउट होगा तो आराम से इसको एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर भी यदि कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा, कोई क्वेश्चंस वगैरह, तो हम उस क्वेश्चंस को वीडियो के थ्रू सॉल्यूशंस या फिर रिटन वर्ड में जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो बता देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए फार्मूला वैलेंसी हम लोग सीखे, तो फार्मूला किस तरह से लिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि हमसे मान लीजिए किसी का फार्मूला पूछ दिया, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हमसे पूछ दिया कोई पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम मतलब के है, पोटेशियम मतलब क्या है के, और क्लोराइड मतलब क्या है Cl। तो के प्लस होता है Cl माइनस होता है, मतलब इसका वैलेंसी भी है, किसका भी वैलेंसी है, तो क्या हो जाएगा KCl हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट पूछा, मान लीजिए क्या पूछा, एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम का होता है 3+ और सल्फेट का होता है SO4 2-, मतलब इसका वैलेंसी हो गया 3 और इसका वैलेंसी हो गया 2। क्रिस क्रॉस करेंगे तो Al2SO4, अब SO4 ध्यान दीजिए एक साथ है और ये पूरा 3 है, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, एल्यूमिनियम सल्फेट का हुआ, एल्यूमिनियम सल्फेट का हुआ, किसका हुआ, एल्यूमिनियम सल्फेट का हुआ। इस तरह से हम लोग फार्मूला लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पूछा कोई सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड मतलब Na हो गया, सल्फाइड अभी बताए थे क्या होता है SO3 2- होता है, तो Na प्लस हो गया, SO3 2- है, प्लस है, इसका मतलब क्या है, इसका वैलेंसी कितना है 1, इसका वैलेंसी कितना है 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na2 होगा और SO3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला लिखते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ कुछ फार्मूला लिखने में आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्रिस क्रॉस क्यों करते हैं, देखिए सोडियम का वैलेंसी +1 है, SO3 2- है, वो 2-। अब सोचिए आप SO3 2- है, मतलब आपको 2 को प्लस चाहिए, 2 को प्लस चाहिए मतलब 2 को सोडियम का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे फार्मूला में Na2 हो जाता है, SO3 हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं कि दोनों एक दूसरे के वैलेंसी को क्या करते हैं, बराबर करते और कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें है आपको जानना कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग सबसे पहले। देखिए कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसको हम लोग यदि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उससे बनता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पे समझना है कि बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के पास कोई रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए हम लोग एक एरो डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। इससे हम लोग को पता चलता है कि रिएक्टेंट से किस में चल गया, प्रोडक्ट में चल गया, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है कि कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इसी को केमिकल इक्वेशन, ये है वर्ड इक्वेशन, इसी को केमिकल में कन्वर्ट करना हो तो कार्बन को हम लोग लिखेंगे C, ऑक्सीजन को लिखेंगे हम लोग O2, O नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 होगा। ध्यान रखना इसका फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ही होगा, ठीक है। बैलेंस करने में भी जरूरत पड़ता है, जिसको पहले बॉक्स बन के बंद कर देंगे, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो हम लोग प्लस का यूज करते हैं, जैसे A+B बन गया C+D। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जिसका फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो A और B क्या है, रिएक्टेंट है, और C और D यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। यदि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो हम लोग इस तरह का एरो का यूज करते हैं, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिएक्शन बैकवर्ड भी हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है और क्या हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पर, तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये हम लोग समझा दिए। जो पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जिसका फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब रिएक्शन बहुत तरह का हो सकता है, जिसमें एक रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट हो सकता है, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट होता है, अलग अलग केसेस देखने को यहाँ पर मिल सकता है,
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस वाला बात करते हैं। यदि वो बैलेंस नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है Mg प्लस O2, क्या बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब किसी को डाउट आएगा सर MgO कैसे बन गया, MgO2 बनना चाहिए, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, यहाँ पे हम समझाते हैं थोड़ा, ठीक है। और इसी के जरिए पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले MgO कैसे बना है समझाते हैं। मैग्नीशियम +2 होता है, ऑक्सीजन 2- होता है, ठीक है। इसका वैलेंसी हो गया 2, इसका भी हो गया 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Mg2O2 होना चाहिए। अब दोनों जगह 2 है तो 2 लिखने का जरूरत है नहीं, MgO से काम हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या बोले कि फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं करना है हम लोग को। अब यहाँ पे रिएक्शन के पहले देखते हैं कितना मैग्नीशियम है और रिएक्शन के बाद देखते हैं कितना मैग्नीशियम है। तो रिएक्शन से बाद यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, हम लोग को Mg देखने को मिल रहा है कितना, 1, ठीक है। Mg कितना देखने को मिल रहा है 1, ऑक्सीजन कितना देखने को मिल रहा है 2, इधर मैग्नीशियम कितना देखने को मिल रहा है 1, ऑक्सीजन कितना देखने को मिल रहा है 1। तो मैग्नीशियम तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बोलता है कि रिएक्टेंट के पहले जितना मास होगा रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट है उसका भी मास उतना ही होना चाहिए। मतलब मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, तो बात आता है कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस कैसे करते हैं तो ध्यान देना है, MgO2 नहीं कर देना है। हम पहले बोले MgO2 नहीं कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर MgO2 नहीं कर सकते हैं, तो सर क्या करेंगे, हम क्या बोले फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जो अकेले होगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन किधर कम दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर हम 2 लगाएं। ऐसा करने के साथ मैग्नीशियम हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया 2 और रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, तो यहाँ पर भी कितना लगा दिए 2 लगा दिए। इस तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आया, इस तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है समझना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट में जो राइट हैंड साइड हो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CaCO3 CaO + CO2। अब देखिए इधर में कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, कार्बन कितना है 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 3 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 यहाँ है 2 यहाँ है 3 है, ये भी बैलेंस है। ये क्या है, बैलेंस है। जब बैलेंस नहीं रहेगा तो उसको बैलेंस किया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो अभी हम समझाए थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर्स जो बोलता है मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए बैलेंस जरूरी होता है। एक क्वेश्चन याद रखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे हम लोग। किससे बैलेंस करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको बॉक्स में भरेंगे क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर काउंट करेंगे कि किसमें कितना कितना एटम्स है। देखिए बीच में एरो लगा हुआ है, मतलब यहाँ से अलग करते हैं, अलग करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं कि कितना कितना है हम लोग के पास। तो कॉपर कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है।
सेम इसी तरह इधर लिखेंगे कॉपर कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो इधर कुछ नहीं लिखा, मतलब कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इधर कॉपर 1 है, सल्फर 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, सल्फर 2 है, हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है तो हाइड्रोजन 2 हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 तो 6 और 1 7 है, ऑक्सीजन 7 है। ठीक है, अब यदि गौर करते हैं तो कॉपर और हाइड्रोजन पहले से यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, बैलेंस दिख रहा है, सल्फर बैलेंस नहीं दिख रहा है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं सल्फर से बैलेंस करने का। ठीक है, तो सल्फर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर 2 लगा दिए, H2SO4 जिधर कम था उधर लगा दिए। तो ऐसे करने के साथ ही क्या हुआ, सल्फर तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया। कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 का डबल। ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई के तरह से यहाँ पर ट्रीट हुआ, क्योंकि H2SO4 क्या हो गया, 2 हो गया। सोचिए H2SO4 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन का नंबर भी चेंज हो गया, सल्फर बैलेंस हुआ लेकिन हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सल्फर 2 था, सल्फर बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन में चेंजेस देखने को मिला। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन यदि 8 हो गया, मतलब हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग कितना लगा देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम 2 लगा देते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे यदि गौर करते हैं तो 4 यहाँ पर था पहले से, 2 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 लगाएं तो यहाँ पर 2 8 हो गया। ठीक है, पूरा इक्वेशन हो गया बैलेंस। इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मतलब आपको कोई एक नंबर पुट करके देखना पड़ेगा तो ये बैलेंस होगा। ध्यान ये रखना है, बैलेंस करते समय हम लोगों को सबसे पहले जो ग्रुप में होगा उसको बैलेंस करना है, और ग्रुप में भी जो मेटल्स होगा उस सबको बैलेंस करने की कोशिश करना है। सबसे लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है, उससे पहले सबको बैलेंस कर लेना है। ठीक है, इस तरह से बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला मेथड आपका नहीं आ रहा है, ध्यान रखना है, आपको सिर्फ बैलेंस यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, बैलेंस के बाद यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो लिमिटेशंस क्या है केमिकल इक्वेशंस का, तो केमिकल इक्वेशन क्या क्या नहीं बताता है, ध्यान रखना है। डज नॉट टेल अस, पहला फिजिकल स्टेट नहीं बताता है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बारे में नहीं बताता है। कितना टाइम लगा रिएक्शंस को कंप्लीट होने में ये भी नहीं बताता, सिर्फ रिएक्शन बता दिया। हीट देना पड़ा या फिर हीट हमको मिला, ऐसा कुछ बताने का काम नहीं करता, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ या फिर हीट गेन हुआ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी नहीं देता है। किस रेट से हुआ रिएक्शन इसके बारे में भी नहीं बताता है, रिएक्शन स्लो हुआ या फास्ट हुआ। रिएक्शन रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है, मतलब रिएक्शन दोनों साइड में होता है या फिर एक साइड में होता है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं देता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड और इट इज नॉट कंप्लीटेड, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक मास, जिसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास से बोलते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को यदि समझना है तो सबसे पहले समझिए कि एक है आपके पास C12। ठीक है, ये जो C12 था इसका हम कर दिया 12 टुकड़ा। कितना टुकड़ा किए, 12 टुकड़ा। तो जो एक टुकड़ा कट कर आएगा, कितना टुकड़ा, जो एक टुकड़ा कट कर आएगा उसका जो मास होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 कार्बन एटम्स, मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 कार्बन एटम। मतलब समझिए आपके पास कार्बन का 12 था, उसका 12 टुकड़ा कर दिया, जो एक टुकड़ा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट, AMU। क्या बोलेंगे, AMU। पहले हाइड्रोजन को लिया गया था, ध्यान रखना है, बाद में हम लोग कार्बन को यूज किए। ठीक है, ताकि इससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिला। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, सोचिए, रिलेटिव बात किया जा रहा है, मतलब इससे कितना गुना ज़्यादा वो भारी है वही बताएगा रिलेटिव एटॉमिक मास।
नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 टाइम्स द मास ऑफ ए एटम ऑफ C12। कितना गुना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 10 kg है, 10 kg है बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg से कितना गुना ज़्यादा है, 1 kg से 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो सेम उसी तरह यहाँ पर है कि रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम लोग का एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करना होता है, जो क्या होता है 1/12 ऑफ C12 कार्बन एटम्स। अब इससे वो कितना गुना ज़्यादा भारी है उतना AMU होगा। अभी जो AMU है उसको शॉर्ट में U कर दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। तो जैसे हम बोले थे कि कार्बन था, इसका 12 टुकड़ा किया गया तो 12 U था, इसमें एक टुकड़ा को क्या बोल दिया 1U, एक टुकड़ा को क्या बोल दिया 1U। और इसका मास कितना होता है, ध्यान दीजिए 1 AMU और 1U बराबर होता है 1.6605 × 10⁻24 ग्राम। उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। किलोग्राम में रखेंगे तो 1.66 × 10⁻27 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेनली हम लोग ग्राम में ही यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, इससे हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जैसे H2SO4 का निकालना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के एगो है इसमें 2 गो, तो हाइड्रोजन 2 गो है तो एगो का 1 मास होता है, तो 2 गो का 2U हो जाएगा। सल्फर एगो है, सल्फर का कितना होता है 32, तो 2 + 32। ऑक्सीजन 4 गो है, कितना होता है 64, सबको जोड़ दो 98U। देख लो कितना आसान है, सिंपल था। यहाँ पे बोला केन शुगर C12H22O11, तो 12 × 12 होगा 144। फिर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक होता है कितना 22 ठो, हो गया 22। ऑक्सीजन कितना होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होता है 16, है कितना ऑक्सीजन 11, 16 × 11 कितना होगा 176। तो 6 4 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 और 7 13, 1 14 के 4 हाथ में 1, 2 और 1 3, 342 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि NH4 का होल 2 लिखा हुआ, मतलब नाइट्रोजन 2 गो है और हाइड्रोजन कितना है 8 गो है। ठीक है, नाइट्रोजन 2 गो है और हाइड्रोजन कितना है 8 है। तो इस तरह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने से यदि हम यहाँ पे ध्यान दें तो एक बेनिफिट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का यूज करके हम निकाल सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन से क्या पता चलता है हम लोग को कि वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, और टोटल सब मिलाकर कितना परसेंट होगा 100% होगा। अब जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। अब सोचिए H2O वाटर, तो पहले इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × 2 + 1 × 16, तो 18U होगा। अब उसमें हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो परसेंटेज कैसे निकालता है, सोचिए एग्जाम में आपका नंबर आता है तो कैसे निकालता है परसेंटेज, ऊपर में क्या लिखते हैं कितना मार्क्स आया डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सेम वही करना है, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ऊपर में लिखेंगे हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल, तो हाइड्रोजन का मास कितना था 2U, टोटल मास कितना है वाटर का 18U × 100। U से U कटेगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 100/9%। 100/9% मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 11.1% आ जाएगा। समझ में आया। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया यूरिया दिया, ध्यान दीजिएगा समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया इसमें यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला लिख दिया NH2CO NH2। इसमें किसका परसेंटेज निकालने बोला है नाइट्रोजन का, तो पहले सबका मास निकालो। नाइट्रोजन के एक है 2 गो, तो नाइट्रोजन का 14 दूना होता है 28, 14 होता है ना, तो 14 दूना हो जाएगा 28। कार्बन एक है, कार्बन का कितना होता है 12। ऑक्सीजन भी एक है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। अब बचा हाइड्रोजन के एक है 2 और 2 4, सबको जोड़ेंगे तो 0 6 4 10 और 10 20 के 0 हाथ में 2 2 2 4 और 2 6, कितना U आया 60U। अब सोचिए परसेंटेज ऑफ क्या पूछा है नाइट्रोजन, तो जिसका पूछा है उसका मास ऊपर में लिखेंगे, नीचे में टोटल, तो टोटल 60U हुआ। और नाइट्रोजन के था इसमें 2 गो था, तो नाइट्रोजन का मास कितना था 28, तो कितना होगा 28U। परसेंटेज निकालने बोला है तो इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे।
ठीक है। तो u से u क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे यदि हम लोग तो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। 20 दिया कितना हो जाएगा 60 और 20 बचे हो जाएगा 100, ठीक है। 28 बचे हो गया, 8 बचे 40 के 0, हाथ में 4, 5 दूना 10, 140/3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग पास आएगा 3 चौके 12, 2 0, 3 छक 18, 46.66 आते रहेगा। तो हम लोग 46.67% लिख सकते हैं, देख लीजिए आइए। इसी तरह जिसका पूछेगा उसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरियस एलिमेंट का पूछ दिया, मतलब सोडियम का अलग निकालना है, कार्बन का अलग निकालना है, ऑक्सीजन का अलग निकालना है। तो पहले तो सबका निकालेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, फिर बोलेगा सोडियम का निकालना है तो ऊपर में लिखेंगे सोडियम का वेट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। ऊपर में लिखेंगे सोडियम का मास, नीचे में लिखेंगे टोटल इंटू 100। कार्बन का बोलेगा तो ऊपर में कार्बन का डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। ऑक्सीजन का भी सेम उसी तरह। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। पहले फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। NH4 का होल ट्वाइस SO4.FeSO4.6H2 मोहर सॉल्ट है। ये क्या है, मोहर सॉल्ट है। पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। अब सोचिए कि एगो एटम्स है, एगो नाइट्रोजन है, एगो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, आयरन भी है, ठीक है। तो कितना तरह का प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा 5। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब ईच एलिमेंट का कितना है तो काउंट करना है। तो नाइट्रोजन के एगो है, एगो यहाँ पे है और इसका होल 2 लगा हुआ है। फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होल 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब नाइट्रोजन का 2 एटम्स है। सेम उसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पर 4 गो है और उसका डबल है तो हाइड्रोजन हुआ 8 गो और वाटर वाला में 6 दूना 12 गो। तो 12 8 कितना हो गया 20 गो। आसानी से काउंट कर सकते हैं। फिर परसेंटेज है तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, जिसे हम लोग रिलेटिव मोलर मास बोल रहे हैं। उसके बाद एक एक करके सबको सॉल्व कर देंगे। सेम वही काम यहाँ पर करना है। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होता है। जैसे एक एग्जांपल है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान दे तो E हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा HO। तो HO जो है वो क्या है, इंपेरिकल फार्मूला है। ध्यान देना है, यदि किसी का भी फार्मूला लिखने के बाद बाहर में यदि होल n लिख रहे हैं तो वो मिलता है हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। जैसे C6H12O6 लिखा हुआ हम लोग के पास, इसको यदि ध्यान से देखें तो 1:2:1 के फॉर्म में टूट रहा है। 6 दूना 12 होता है ना 6 का टेबल से, तो इसको लिख सकते हैं CH2O का होल 6। CH2O क्या लिख सकते हैं, होल 6 लिख सकते हैं। तो जो CH2O यहाँ पर दिख रहा है ये क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला होगा, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। सेम इसी तरह एक और देख सकते हैं CH3COOH होता है। इसमें यदि गौर करते हैं तो कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 4 गो है और ऑक्सीजन 2 गो है। CH2O का होल 2। ये है एसिटिक एसिड, क्या है मेरे पास, ये है एसिटिक एसिड और ये क्या है, ग्लूकोज। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का इंपेरिकल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे वो मिलकर बना हुआ है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म को इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। और उसका जो मास होगा उसी को इंपेरिकल फार्मूला क्या बोल देंगे, मास बोल देंगे, ठीक है। जैसे H2O2 था तो इसका इंपेरिकल फार्मूला था HO। अब इसका मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन 1 हुआ, ऑक्सीजन 16, तो 16 + 1 17, तो इंपेरिकल फार्मूला मास हो जाएगा, ठीक है। ये था पूरा पहला चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब इस चैनल में बने रहिएगा, आपको एक एक करके पूरा जो आपका सिलेबस है उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।